वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। आज का मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली कैंडिडेट फॉर यूजीसी नेट जो जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स के लिए। तो आज के मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स लेवल ऑफ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो आपको इजी भी है, थोड़े मीडियम है और थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं। अगर आज का मॉक टेस्ट आपने कर लिया तो समझ लीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई है। और लेकिन अगर आप ये मॉक टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको अभी 15 दिन में काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टाइमर मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको मिलेगा और विद इन अ टाइम लिमिट आपको ये सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961? Your options are section 15 to 17, 20 to 27, 28 to 44, 45 to 55 एंड आपके 20 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। विद इन 20 सेकेंड्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि नेट का पेपर लेंदी भी हो सकता है। कई बार पेपर छूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसीलिए स्पीड बढ़ाइए। केस और टाइम इज अप। यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते, यहाँ पे तुक्का बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, सेक्शन 22 टू 27। जिन्होंने सही किया है +2 कर लीजिए। सेक्शन 22 और 27 के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस डील होते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ कम्युनिकेशन बैरियर associated with the linguistic capacity of the parties to the communication process is known as dash barrier. आपके ऑप्शन है सिमेंटिक, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और हेरिडिटरी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विद इन 20 सेकेंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको ये सॉल्व करना है। अपने मार्क्स भी लिखते जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आएंगे और आप लोग अपना लेवल चेक कर सकते हैं। सो योर टाइम इज अप। 20 सेकेंड्स बहुत कम होते हैं, बट इसी टाइम पे करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लेंदी नहीं है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सिमेंटिक बैरियर बेटा वो वाला बैरियर होता है जहां पर लिंग्विस्टिक, अगर आपने यहाँ पर कीवर्ड पकड़ लिया होता लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज में किसी भी तरीके की खराबी। यानी सपोज करिए मैंने आपसे कुछ बोला, ऐसा ऐसे टेक्निकल वर्ड बोल दिया, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत पुअर हो जाता है इससे। पुअर लैंग्वेज यूज कर दी मैंने, बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर दिए मैंने बातों में, तो आपको समझ में नहीं आया, टेक्निकल जार्गॉन्स मैंने यूज कर दिए, तो वो होता है सेमेंटिक बैरियर। भाषा से रिलेटेड, यानी आपकी जो शब्द है, शब्द समझिए, आपके जो शब्द है उसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ अगर हो जाए तो वो सेमेंटिक के अंदर आता है। क्वेश्चन में कीवर्ड जरूर याद करिए, पहचानिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इज इनफ्रिंज्ड और वायलेटेड इन द केस ऑफ मैट्रिक्स डिजाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? योर ऑप्शंस आर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड और इक्विटी एंड योर 20 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। प्रेशर में बिल्कुल मत करिएगा क्वेश्चन में, इसीलिए आप लोगों को टाइम से पहले पढ़ के दे देती हूँ ताकि आप लोगों को अलग से क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, आपको ऑप्शन दे देती हूँ, उसके बाद टाइम स्टार्ट करती हूँ। बताइए कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बेटा जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर वॉयलेट करता है या उल्लंघन करता है? ओके, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज यूनिटी ऑफ कमांड। देखो बेटा, यूनिटी ऑफ कमांड का सिंपल सा मतलब होता है एक बॉस होना चाहिए बस। आपको ऑर्डर उसी से लेने हैं, आप उसी के अकाउंटेबल है, उसी के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसी के अंडर काम करोगे, यानी आपको एक ही इंसान को रिपोर्ट करना होता है। बट मैट्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पर दो दो लोगों को आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट करनी होती है। देखिए, अगर सपोज करिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 डिपार्टमेंट है, तो बेटा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो आप डिविजनल जाकर, डिविजनल जो प्रोजेक्ट के हेड होंगे उसको भी आप जाके रिपोर्ट करोगे, जो मार्केटिंग के होंगे उसको भी आप जाकर क्या करोगे मैम, रिपोर्ट करोगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये यहाँ पर अलाउड या वॉयलेट करता है, क्योंकि मैट्रिक्स डिजाइन के अंदर आपको दो दो बॉस के अंडर काम करना होता है, दो बॉस को आपको रिपोर्ट करना होता है। बट यूनिटी ऑफ कमांड तो ऐसा नहीं कहती है, वो तो कहती है देयर इज ओनली वन सुपीरियर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी?
एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर सॉल्व करिए। इनमें से कौन सी एक छटनी रणनीति नहीं है? ठीक है, एंड स्टूडेंट्स टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी नहीं है। इसे पूछा गया था रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी कौन सा नहीं है। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी बेटा वो स्ट्रेटजी होती है जब आपकी कंपनी जो है बहुत लॉस में चली जाती है तो आपको एक कदम पीछे लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा 3 तरीके की स्ट्रेटजी होती है, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। अगर आप बिल्कुल लॉस में जा रहे हो, बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, तो आप टर्न अराउंड करो, यानी अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज करो। जो प्रोडक्ट आपको नुकसान दे रहा है उसको हटा दीजिए या उसको इम्प्रूव करिए। दूसरा होता है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट का मतलब या तो अपनी फैक्ट्री का एक हिस्सा बेच दीजिए ताकि आप लॉस से उभर पाए। लिक्विडेशन या तो टोटली बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर लॉस में हो रहे हैं तो टोटली आप अपनी कंपनी शट डाउन कर दीजिए। तो ये तीनों स्ट्रेटजी होती है, बट एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना। अब जब आपकी हालत इतनी खराब हो रही है, आप लॉस में जा रहे हो, तो आप बढ़ाओगे कैसे? ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस आंसर था। एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं मैम? मरने की नौबत आ रही है तो कंपनी बढ़ाई थोड़ी ना जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अ कॉस्टिंग? योर ऑप्शंस आर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉस्टिंग का कौन सा मेथड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लागत निर्धारण की एक विधि नहीं है? चलिए स्टूडेंट, योर टाइम इज अप। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब मैम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कोई मेथड नहीं होती लागत निकालने के लिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने सोचा था कि हमारे टेडी बियर की कॉस्ट बनने में 100 रुपए लगेगी, लेकिन एक्चुअली में जब बनकर आया तो आपको पता चला 150 में बना है। वो होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि आप एक पहले से एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तय कर देते हैं कि 100 तक तो बन ही जाएगा। ठीक है, 100 तक तो बन जाता है, लेकिन जब एक्चुअल में निकल के आता है तो कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब बाकी है प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। ये मेथड होता है कॉस्टिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग ऑयल रिफाइनरी में यूज की जाती है बेटा, जहां बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, यानी कच्चा माल, फिर उसको जैसे तेल के कई तरीके के प्रोसेस होते हैं ना। तेल आता है, कच्चा तेल आता है, फिर उसे पकाते हैं, फिर उसमें से कुछ केमिकल निकालते हैं, ऐड करते हैं, पता नहीं क्या क्या करके तब जाके मार्केट में सेल होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है जैसे आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर बिल्डिंग बनाते हो, ब्रिज बनाते हो, फ्लाईओवर बनाते हो। और बैच कॉस्टिंग का होता है एक सिमिलर, एक जैसे प्रोडक्ट एक साथ बनाना। जैसे आपने 1 लाख शर्ट्स एक बार में बनी गई, 20 पैकेट ऑफ बिस्कुट एक बार में बनाए जा रहे हैं, उसे बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। तो ये सारे मेथड होते हैं कॉस्टिंग के, बट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं होता। चलिए योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a method of absorbing overheads? Your options are step ladder method, machine hour rate, labor hour rate, percentage of prime cost. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने आपसे बोला था कि आपको क्वेश्चन जरूर पसंद आएंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपको क्वेश्चन पसंद आया नहीं। चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेप लेडर मेथड। देखो एब्जॉर्बिंग ओवरहेड होता क्या है, सबसे पहले बता देते हैं। आपका जो खर्चा, ऊपर का खर्चा कैसे? सपोज करिए आपकी कोई शॉप है, कोई कंपनी है, कोई शॉप लेके समझिए। तो जो शॉप है वहां पे सपोज करिए मिठाई की शॉप है। ठीक है, तो मिठाई की शॉप में ऊपरी खर्चा क्या हो सकता है बेटा? रेंट हो सकता है जहाँ पे दुकान बनी हुई है, बिजली का खर्चा हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स। अब इसके अंदर स्टेप लेडर मेथड नहीं होता है। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट, परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट देखा जाता है। सपोज करिए मिठाई की दुकान थी, तो अगर मिठाई मशीन से बन रही है तो फिर आप मशीन में जितना खर्चा आ रहा है ना, मशीन कितने आवर चल रही है, कितने घंटे मशीन चली मिठाई बनाने का, कितना उसका खर्चा आया, वो आप मिठाई में ही ऐड करोगे। ठीक है, अगर लेबर बना रहे हैं तो लेबर का रेट देखोगे कि भाई लेबर कितने घंटे में लेबर ने मिठाई बनाई, तो उसका पैसा आप मिठाई के अंदर डालोगे।
परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट देखोगे मिठाई बनाने में, मैदा, चीनी और कलर, बहुत सारी चीजें, पिस्ता, ड्राई फ्रूट्स, वो सारी चीजें जो खर्चा है वो आप मिठाई में ऐड करोगे। तो यानी आप उस मिठाई में सारा खर्चा ऐड करके तब आप हमें बेचोगे, ठीक है ना, उसका प्राइस की, ताकि वो भी कवर हो जाए। वो भी सारे प्राइस पहले, मशीन का प्राइस, लेबर का, जो भी प्राइम कॉस्ट का था, मैदा, चीनी, जो भी यूज हुआ है सबका कवर करके आप एक, तब जाके आप मिठाई का रेट फिक्स करते हो, ठीक है। तो इनके हिसाब से आप फिक्स करते हो। आपने देखा होगा ना, आप कहीं शॉप पे मोस्टली जाते हो, दुकान पे कहीं खरीदने जाते हो, तो आपको सूट जो है 500 का सूट आपको 1000 में दिया जाता है। 1000 में क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस 1000 में उनका रेंट भी रहता है, उनका बिजली का बिल भी रहता है, उनका सब कुछ इंक्लूड करके आपसे लिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेप लेडर मेथड नहीं आता, बाकी ये मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ रिक्रूटमेंट। आपकी ऑप्शन है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन, स्किल, फिजिकल एट्रीब्यूट एंड एक्सपीरियंस ऑफ एप्लीकेंट्स। तीन ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसमें से कौन सा नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा, कौन सा इसमें से रिक्रूटमेंट का फीचर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। चलिए टाइम इज अप। आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिफिकेशन, स्किल, फिजिकल एट्रीब्यूट एंड एक्सपीरियंस ऑफ एप्लीकेंट। बेटा ये तो सिलेक्शन का फीचर है, रिक्रूटमेंट का फीचर नहीं है। ये सबसे पहला स्टेप होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टीजमेंट में निकालते हो कि आओ भाई हमारे यहाँ वैकेंसी है, आइए आइए। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, करेक्ट है मैम। ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, बिल्कुल बेटा पॉजिटिव प्रोसेस ही होता है। दुनिया भर के लोग आ जाते हैं इसमें आप हटाते नहीं है लोगों को, इसमें आप बुलाते हैं लोगों को कि जितने आए आ जाओ, ठीक है। नेगेटिव प्रोसेस होता है सिलेक्शन, जब आप 100 में से सिर्फ 10 लोगों को चूज करते हो, ये होता है नेगेटिव, ठीक है। फिर बोला कि इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ, देखो क्वालिफिकेशन देखना, एक्सपीरियंस देखना, ये तो सिलेक्शन के अंदर आता है ना। जब आप किसी कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हो तो उसकी सब चीज देखते हो ना, तो वो रिक्रूटमेंट में थोड़ी ना देखा जाता है। रिक्रूटमेंट में तो बस ऐड डाल देते हैं, आ जाओ। सो ऑप्शन नंबर सी बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिखने में क्वेश्चन इजी है, पर गलत करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाई फिक्स कॉस्ट इंसिडेंट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस लीड्स टू डैश लीवरेज, हाई फाइनेंशियल, हाई ऑपरेटिंग, लो फाइनेंशियल, लो ऑपरेटिंग, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए स्टूडेंट टाइम इज अप, योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाई ऑपरेटिंग। देखो हाई ऑपरेटिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग बता देती हूँ। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब होता है कि अगर आपके सेल्स में कोई भी चेंज आ जाता है तो आपके प्रॉफिट पे कितना असर पड़ता है। सपोज करिए अगर आपकी सेल 10% बढ़ी, आपका प्रॉफिट 30% बढ़ गया, तो इसका मतलब हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है। तो वही बोला गया कि सेल्स में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में कितना चेंज आता है, वो चीज ऑपरेटिंग आपकी लेवरेज है। देखो हाई फिक्स्ड बिल्कुल होता है, अगर सपोज करिए मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, तो मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अपने घर में बना रही हूँ, ठीक है, इससे बहुत अच्छा समझेंगे आप। घर में बना रही हूँ, कोई लाइट नहीं, कोई रिंग लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा कैमरा है, ठीक है, लैपटॉप कैमरा है, फोन है, इसी से वीडियो बन रही है, कुछ भी खर्चा मेरा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी फिक्स कॉस्ट जीरो के बराबर है। अगर मेरा चैनल थोड़ी बहुत भी कमाई करती है तो मेरा उतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ, मेरा पूरा सेटअप है, प्रोजेक्टर है, रिंग लाइट्स है, कैमरेज है, ये सब चीजें हैं, रेंट है, तो मेरी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई। सपोज करिए 50,000 हो गई, ठीक है। तो शुरुआत में तो हो सकता है कि मुझे लॉस हो, शुरुआत में हो सकता है कि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब मेरी व्यूज बढ़ेंगे, यानी सेल्स बढ़ती है, जब किसी भी चीज की सेल्स बढ़ेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा आप कमाओगे प्रॉफिट निकल के वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि जितनी ज्यादा फिक्स कॉस्ट होती है उतना ही ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपका व्यूज बढ़ता है तो पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो वैसे ही सेल्स के मामले में है कि अगर सेल्स अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती है ना सेल्स, तो आप बहुत प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। योर ऑप्शंस आर, द मोर डिस्टेंट द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, द हायर इज द पीवी ऑफ सच कैश फ्लोज। In the case of independent investment project, if the NPV of the project is zero, IRR will be equal to its cost of capital। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
हर क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन समझ के करा करो, ठीक है। जैसे आप पहले क्वेश्चन के लिए जितने एक्साइटेड होते हो, वैसे ही कोई भी क्वेश्चन है उसको समझिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। चलिए आपके 20 सेकेंड सब ओवर हो गए हैं एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट आपका फॉल्स है बेटा, और स्टेटमेंट ट्रू जो सेकंड जो है वो आपका ट्रू है। कैसे ट्रू है और कैसे फॉल्स है? सबसे पहले बोला गया है कि कैश फ्लो जितना ज्यादा जितनी देर बाद मिलेगा उतना ही ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू होती है, हायर होती है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आज का पैसे की वैल्यू ज्यादा होती है बेटा, जो आगे फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू के मुकाबले आज का पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महंगाई की वजह से आज जो 100 रुपए की वैल्यू है ना, कल को 4 साल बाद उस 100 रुपए महंगाई की वजह से उस 100 रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए जितना ज्यादा आज जो है मोर डिस्टेंट, ज्यादा दूर का नहीं, पास का पैसा ज्यादा क्या कहते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है आगे फ्यूचर के पैसे से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड बोले थे केस ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एनपीवी जीरो हो जाए अगर आईआर इक्वल होता है। बिल्कुल, अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, ठीक है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका जो लागत का खर्चा हुआ है, जहां से अपने पैसे उठाए थे उसका जो खर्चा है, और आपका जो रिटर्न है, दोनों बराबर हो जाता है जब आपका एनपीवी जो प्रोजेक्ट होता है जीरो, ना प्रॉफिट ना लॉस। एनपीवी बेटा जीरो कब होता है? ना तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है और ना आपको लॉस मिल रहा है, तब आपका एनपीवी जीरो होता है। जब एनपीवी जीरो होता है तो आईआरबी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मोड ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? मोड इज ग्रेटर देन मीन, मोड इज स्मॉलर देन मीन, मीन इज इक्वल टू मोड, मोड इज इक्वल टू मीन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जनरली पूछा है, याद रखना, कोई स्पेसिफिक कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है। अगर आप सोचो इस क्वेश्चन में एक चीज है, ठीक है, इसमें जनरली आपसे पूछा है कि मोड क्या होगा, मतलब करेक्ट क्या है मोड का फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज मीन इज इक्वल टू मोड। देखो मोड बड़ा भी हो सकता है मीन से, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया, जहां आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके पास सिर्फ दो ही आउटकम हो सकते हैं, दो ही रिजल्ट, या तो फेल या तो पास, ठीक है। ये चीज बोली, या तो जैसे सिक्का उछालते हैं ना, कि एक तो या हेड होगा या तो टेल होगा, तो यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके अंदर मीन जो है वो मोड के बराबर होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल है। If you change the mean as 15 and the variance as 12, then the ratio P raised to Q is। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप विद इन 30 सेकेंड्स आप ये कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा आपको टाइम दे देती हूँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है तो आप टाइम लगा सकते हो, बट इतना भी लेंदी नहीं है कि आप इसमें 5 मिनट लगाओ। आवाज आ रही है? चलिए 10 सेकेंड और है, आप चाहे तो और ले सकते हो। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बेटा। फॉर्मूला यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले क्यू निकालिए। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, बस सॉल्व हो जाता है यहीं पे। वेरिएंस कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, और मीन कितना दिया हुआ है? 15। इनको डिवाइड कर लो। अगर इनको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं फ्रैक्शन में बेटा यहाँ पर, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, छोटा थोड़ा और छोटा रेशियो कर देते हैं, 4 5, ठीक है। यही अगर आपका क्यू निकल गया तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी का फॉर्मूला होता है आपका बेटा 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्यू, ये शॉर्टकट बता रही हूँ आप लोगों को, 1 माइनस क्यू, ठीक है। तो 1 कितना दिया हुआ है, क्यू कितना है 4/5। अब इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/5। पी की वैल्यू निकली है 1/5, और क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? पी की वैल्यू कितनी है 1/5, और क्यू की कितनी है 4/5। तो 1:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है 5 5। तो 1 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
पहले आप क्यू का फॉर्मूला निकालो, वेरिएंस अपॉन मीन, ठीक है। फिर आप पी का निकाल लो, 1 - क्यू निकाल लोगे, दोनों रेशियो सामने आ जाएंगे, हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which one of the following is not associated with chi-square test? Testing of independence of sample, testing for homogeneity, testing for predictability, testing for goodness of fitness. चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ये तो विद इन 10 सेकंड आपको आ जाना चाहिए। काई स्क्वायर टेस्ट का फीचर आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है। अगर आपने पढ़े हो तो इसके 3 ही फीचर्स होते हैं, उसके अलावा है ही नहीं कोई भी। चलिए टाइम इज अप। सबसे पहले बता देती हूँ आपको आंसर, फिर काई स्क्वायर टेस्ट समझाती हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखो काई स्क्वायर टेस्ट कौन सा टेस्ट होता है बेटा, जब आप अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में डिफरेंस देखते हो रियल है या नहीं। कैसे, सपोज करिए आपने एक्सपेक्ट किया कि क्लास में 50 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं, ये है आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन एक्चुअल में जब जाके देखा तो क्लास में 70 बॉयज थे और 30 गर्ल्स थे, ठीक है, 70 लड़के और 30 लड़के, तो कितना डिफरेंस आ गया। तो आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना रियल है और कितने चांसेस है इसके, ठीक है। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं बताता, ये सिर्फ अभी आपका रिलेशन का डिफरेंस बताएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी का बताने का काम होता है रिग्रेशन का, याद रखना। प्रेडिक्टेबिलिटी कौन बताता है, रिग्रेशन, फ्यूचर का, ठीक है। इसमें टेस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सैंपल, ये दो सैंपल के बीच में बेटा रिलेशन देखता है। जैसे सपोज करिए गर्ल्स और बॉयज आइसक्रीम से कितना रिलेटेड करते हैं, गर्ल्स ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद करती है या बॉयज खाना पसंद करते हैं, ये चीज, ठीक है। टेस्टिंग फॉर होमोजिनिटी, 2 या 3 आप शहर ले लीजिए और आप ये देखिए कि तीनों शहर में सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है इनमें। दिल्ली, मुंबई ले लीजिए, कोलकाता, देखिए सबसे ज्यादा क्या लोग पढ़ना पसंद करते हैं, आपको वो देखना है। टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो डेटा है वो फिट हो रहा है या नहीं। आपने तो सोचा था 50 गर्ल्स है 50 बॉयज है, तो वो आपको चेक करना है कि आपका डेटा जो है वो कितना फिट हो रहा है, वो टेस्टिंग ऑफ गुडनेस ऑफ फिट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, under which one of the following formats a new company does not come into existence? amalgamation, external reconstruction, absorption या फिर merger। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, विद इन 20 सेकेंड से इसको सॉल्व करिए। ऐसा कौन सा इसके जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जिसमें नई कंपनी नहीं बनती है, नई कंपनी का यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है। चलिए आपका टाइम अब, यहाँ पे राइट आंसर है एब्जॉर्प्शन। बेटा एब्जॉर्प्शन के अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को निगल जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी का क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है, तो इसके अंदर कोई भी नई कंपनी नहीं बनाई जाती। बाकी एमेलगेमेशन में नई कंपनी बनती है, दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं, मर्जर में भी जुड़कर नई कंपनी बनती है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी नई कंपनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द रिजर्व विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर्स। योर ऑप्शन आर जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और 20 सेकेंड ही दिए जाएंगे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को तो आप लोगों को बहुत एकदम फटाक से पढ़ के तुरंत कर देना चाहिए। ऐसा कौन सा रिजर्व है जो बोनस शेयर्स के लिए नहीं बनाया जाता। चलिए आपका टाइम यहाँ पे ओवर होता है एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व कब बनाया जाता है बेटा, पार्टनरशिप वगैरह में बनाया जाता है, जब आप एसेट्स की वैल्यू बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, ठीक है। उतनी होती नहीं है पर आप बढ़ा चढ़ा के दिखाते हो, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो यहाँ पे बोनस शेयर से इसका कोई रिश्ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इश्यू इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इनटू सेक्शन 54, कंपनी शैल नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और हिंदी वाले यहाँ पे देख लीजिए।
हिंदी वाले भी देख लीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है बेटा वो होने वाला है आपका स्टेटमेंट वन जो है बेटा वो आपका हो जाएगा फॉल्स, और स्टेटमेंट टू सेकेंड जो है वो हो जाएगा ट्रू। इसे भी बोलते हैं कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर्स में इशू इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के पास कोई हक ऐसा नहीं होता, कंपनी के पास कोई ऐसा हक नहीं दिया गया है कि वो किसी के पैसे रोक कर रखे। ज्यादा से ज्यादा कितने रोक सकती है, कितने साल बताओ जल्दी से। प्रेफरेंस शेयर्स के कितने साल होते हैं? 20 साल। लिख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। प्रेफरेंस शेयर्स को 20 साल बाद तो आपको रिडीम्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकंड बोला गया एक्सेप्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, बिल्कुल 54 मतलब इसमें ये बोला गया कि कंपनी जो है अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करती। बिल्कुल कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है, पर इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां जहां पर ये शेयर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, वो आप जाके पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पार्शियली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन ओनली बी रिडीम्ड आफ्टर मेकिंग them fully paid, passing special resolution, obtaining unanimous consent from board of directors, getting prior permission from the company। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जो आधे अधूरे पैसे जो मिलते हैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स के, वो आप कब रिडीम्ड कर सकते हो, कब रिडीम्ड किया जा सकता है? चलिए आपका टाइम यहाँ पे ओवर होता है, 20 सेकेंड्स, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 10 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मेकिंग देम फुली पेड। जब तक आप पूरे पैसे नहीं देते हो ना, आपको पैसा कुछ नहीं मिलने वाला। यानी सपोज करिए मैंने शेयर खरीदा था कंपनी का, 100 रुपए का एक शेयर था, मैंने 80 रुपए तो दे दिए थे, पर मैंने 20 रुपए नहीं दिए। तो जब तक मैं 20 रुपए नहीं देती तब तक शेयर्स रिडीम्ड नहीं होंगे बेटा, जब तक मैं फुल्ली पे नहीं कर देती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट समरी फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो आपको दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये चीजें दी हुई है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, ये आपको लगाना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइम इज अप। अगर हम बात करें सबसे पहले बेटा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, बताओ। करंट अकाउंट आता है जहाँ पे आप लोगों के यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट आता है जहाँ पे आप एफडीआई वगैरह करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। फिर आपका एरर ओमिशन आता है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए उसमें जो कुछ भी गड़बड़ हुई है वो सब आप सही करते हो। फिर जो बचा कुचा पैसा है वो आप रिजर्व अकाउंट में डाल देते हो। तो 3 4 2 1 इज योर राइट। 3 4, सॉरी, यहाँ से देखो, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सरचार्ज इज लिवाइड ऑन द अमाउंट ऑफ, सरचार्ज किस पे लगता है? योर ऑप्शंस आर टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स पेबल, ग्रॉस टोटल इनकम। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ, विद इन 20 सेकंड जल्दी सॉल्व करो। चलिए आपका टाइम यहाँ पे ओवर। राइट आंसर है आपका इनकम टैक्स पेबल। बेटा इनकम टैक्स पेबल पे ही सरचार्ज लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड फॉर अ स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलिए टाइम इज अप, बहुत छोटा क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर होता तो वो भी राइट आंसर होता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल डिडक्शन। बताइए, आपका 20 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। योर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अ पेरेंट। बेटा ये आपका सेक्शन 80D के अंदर आता है, ना कि 80C के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स 1961। कौन सा इसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आता है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इनकम फ्रॉम ग्रोइंग क्रीपर्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट यानी मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेटा, डिविडेंड, किसी भी तरीके का डिविडेंड जो मिल रहा है वो आपके एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आता, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम ईओक्यू, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, रीऑर्डर लेवल, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, इनको मैच करना है आपको। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले आता है ईओक्यू, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये बोलती है ना तो ज्यादा इकट्ठा सामान मंगाओ, ना तो बार बार ऑर्डर करो। इकट्ठा करोगे तो ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, बार बार मंगाओगे तो ज्यादा भाड़ा लगेगा टेम्पो ऑटो का, ट्रांसपोर्टेशन का। तो उसका मतलब होता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ए का आपका 4 जाएगा। फिर आता है परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री बोलता है कि सारा चीज अपडेट करिए, जैसे सेल हुई उसको तुरंत कंप्यूटर में अपडेट करो, तो ये होता है अपडेशन ऑफ रिसिट एंड इश्यूज। फिर आता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर का मतलब नया ऑर्डर फिर से बन ऑर्डर प्लेस करना, तो यानी फ्रेश ऑर्डर प्लेस्ड। लास्ट है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब कंटिन्यूसली स्टॉक को चेंज चेक करना, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ए का आपका 4th हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा और डी का आपका 1st हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे मैच करना है सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर। एज, क्लाइमेट, रिटेल, ब्रांड लॉयल्टी। चलिए ज्योग्राफिकल है, बिहेवियरल है, डेमोग्राफिक या कस्टमर वाइज है। चलिए 20 सेकेंड्स में जल्दी जल्दी करिए। सबसे पहले एज की बात करते हैं बेटा। एज जो है वो आपकी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर आता है, क्लाइमेट आपकी ज्योग्राफिकल के अंदर आता है, रिटेल होलसेल आपका बिहेवियरल के नहीं, आपके कस्टमर वाइज के अंदर आता है, और ब्रांड लॉयल्टी आपकी बिहेवियरल के अंदर आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय रेफरल, सक्सेशन प्लानिंग, इंटरनल जॉब पोस्टिंग। चलिए आपका टाइम यहाँ पे आप होता है 20 सेकेंड्स ओवर।
कैंपस रिक्रूटमेंट बेटा, जो आपने देखा हो ना, एमबीए वगैरह आप लोग करते हो, बीटेक करते हो, तो आपके कॉलेज में जो है वो आते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए ना, आपको प्लेसमेंट देते हैं, वही कैंपस रिक्रूटमेंट आपका बाहरी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। एम्प्लॉय रेफरल का मतलब, जैसे सपोज करिए मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, मैंने किसी रिश्तेदार को कह दिया कि आप देख लो सर, प्लीज इसको ले लो, मेरी बहन को ले लो, भाई को ले लो। सक्सेशन प्लानिंग ये होती है जब कोई कंपनी का रिटायर होने वाला होता है, तो उसकी जगह नया ना लाकर किसी पुराने को ही उस पोजीशन पे रखा जाए। और इंटरनल तो इंटरनल है ही, जॉब पोस्टिंग, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द लीडरशिप स्टाइल which focus on the long term vision of the organization and motivating team member to share that vision is dash leadership। आपके ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मेशनल, डेमोक्रेटिक, ट्रांजेक्शनल एंड लेजी फेयर, बताइए। ये क्वेश्चंस आप लोगों को विद इन 20 सेकेंड से सॉल्व करने हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चंस नहीं है। चलिए आपका टाइम यहाँ पे खत्म होता है। ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशनल वो होता है जो आपके अंदर लंबे टाइम तक परिवर्तन लेकर आए, जिसकी दूरदर्शी नजर हो, यानी जो लंबा आगे तक का सोचता है, आपको मोटिवेट करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट व्हेन कंपेयर टू अदर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर? ओवर emphasis of teamwork, decision making process slow, lack of expertise and difficulty in achieving economies of scale। बताइए, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको फंक्शनल मैनेजमेंट का डिसएडवांटेज बताना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेटा। इसके अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल मैनेजमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मैनेजमेंट का अलग है, सेल्स का अलग, प्रोडक्शन अलग है, डिवीजन अलग है। तो आप फाइल ट्रांसफर होते 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 बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री ट्रेड एरिया? To protect the domestic industries from foreign competition, to impose tariff and trade barrier, to promote economic and political integration, या maintain their own individual trade policy with non-member। बताइए कौन सा इसमें से नहीं है। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है दोस्त दोस्त कोई टैक्स नहीं लेंगे। अगर कोई दो कंट्री है आपस में बहुत अच्छा फ्री ट्रेड एरिया करती है, तो यानी वो एक दूसरे से कोई टैक्स नहीं लेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बेटा, टू इम्पोज टैरिफ। अभी मैंने बोला टैक्स नहीं लेंगी और ये बोल रहा है टैक्स लेंगी, एक दो बातें कैसे हो सकती हैं एक ही सेंटेंस में? नहीं ना, इसे ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया बेटा, यहाँ पे यानी करेक्ट हो गया, नहीं है। टैरिफ नहीं लगाना है, टैरिफ तो हटाया जाता है, यहाँ पे उल्टा बोला गया है। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड द ऑफ एक्सपोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। 20 सेकेंड्स में सॉल्व करिए। एफडीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, या कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कितना एक्सपोर्ट हुआ है, कितना इंपोर्ट हुआ है, उनके बीच का डिफरेंस माइनस कर दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो उनके डिफरेंस को क्या बोला जाता है? एंड योर राइट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए सेशन यही तक था, और अगर आपको वाकई सेशन अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। आई होप सेशन आप लोगों के लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।